मैं धारक को 500 रुपया अदा करने की वचन देता हूँ। सिग्नेचर रिजर्व बैंक गवर्नर। भारत की हर नोट पर कुछ ऐसा ही वचन अंकित होता है, लेकिन कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या है और क्यों भारत के हर नोट पर रिजर्व बैंक की गवर्नर का ही सिग्नेचर होता है? कभी आपने ये सोचा कि आरबीआई जितना चाहे उतना नोट क्यों नहीं छाप लेता? नोट छापने के लिए चाहिए ही क्या? एक नोट छापने की मशीन, कुछ लोग, स्याही और कागज। आपके मन में तो एक सवाल जरूर आता होगा कि आरबीआई के पास कितना सोने की अंबार है। आप में से कई लोग ये खबरें तो पढ़ते ही होंगे कि आरबीआई ने इतने हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया है, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आरबीआई को इतने हजारों करोड़ रुपए का इनकम आखिर होती कहां से है? नमस्कार, मैं प्रसन्न और प्रसन्न रिसर्च पर आज सुनाऊंगा भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नोटों की छपाई की। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत आरबीआई को बैंक नोट इशू करने की पावर्स दी गई है और आरबीआई की जो इकाई ये काम करती है उनका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये की नोट छाप सकती है। अगर इससे बड़ा नोट छापना होगा तो उसके लिए सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। अब सवाल ये है कि नोट छपता कहाँ है? इसके लिए पूरे भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस है। महाराष्ट्र के नासिक में, एमपी के देवास में, कर्नाटक के मशहूर और वेस्ट बंगाल के सेलवानी में। इनमें से नासिक और देवास के प्रिंटिंग प्रेस को भारत सरकार कंट्रोल करती है और बाकी 2 प्रिंटिंग प्रेस, मशहूर और सेलवानी, आरबीआई के कंट्रोल में रहती है। रही बात नोटों की छपाई की, तो आरबीआई साल के शुरुआत में ही प्रिंटिंग प्रेस को एक शेड्यूल दे देते हैं जिसमें बताया जाता है कि उन्हें कब कब कितने नोट छापना है। इसके लिए आरबीआई पहले से ही डेटा तैयार कर लेते हैं जो आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस से मिले डेटा से तैयार होते हैं। इसके बाद आरबीआई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सहारा भी लेते हैं, यानी पहले से ही गणना कर लेते हैं कि कितने नोट सर्कुलेशन में है, कितने नोट पिछले साल नष्ट कर दिया गया, कितने छापे जाने वाले और कितने खराब नोटों को बदला जाना है। इन सब की गणना के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री की कॉइन ऑन करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करते हैं और उनसे कंसल्ट करने के बाद फैसला लिया जाता है कि इस साल कितने नोट छापे जाने वाले हैं। खैर, ये तो हुई नोटों की छपाई की बात, लेकिन सिक्कों का क्या? कॉइनेज एक्ट 1906 के मुताबिक सिक्कों की ढलाई का काम आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार के हाथ में होता है। सिक्कों की ढलाई पूरे भारत में नोटों की तरह 4 जगह पर की जाती है। कोलकाता के आलीपुर, हैदराबाद के सैफाबाद और चेरलापल्ली और यूपी के नोएडा में। इस एक्ट के मुताबिक भारत सरकार 1,000 रुपये के कॉइन इशू कर सकता है। अब अगला अहम सवाल यह है कि आरबीआई और सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जितना चाहे उतना नोट छाप सकते हैं, तो क्यों नहीं आरबीआई उतना नोट छाप लेता जितने की उसे जरूरत है? नहीं, इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि जो नोट आपके हाथ में है वो महज एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही आरबीआई गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देता है उस कागज की वैल्यू क्रिएट हो जाती है और इसके साथ ही वो आरबीआई के लिए लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई के पास ऐसा क्या है जिसके बदले में आरबीआई गवर्नर नोट पर प्रॉमिस करता है? तो इसका जवाब है कीमती धातु सोना और भारतीय रिजर्व बैंक की फॉरेन रिजर्व। यानी आरबीआई के पास जितना सोना और जितना फॉरेन रिजर्व है उतने के ही नोट आरबीआई इशू कर सकते हैं। अगर आरबीआई ने इससे ज्यादा करेंसी इशू की तो करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। यानी आरबीआई की करेंसी को अगर एसेट से बैट नहीं किया गया तो भारत की करेंसी के हाल भी वेनेजुएला की करेंसी जैसा ही हो जाएगा। वेनेजुएला के पास 1 लाख रुपए तक की करेंसी नोट है, लेकिन उनकी वैल्यू कौड़ियों के भाव में है। यही कारण है कि करेंसी की इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई और सरकार दोनों को संतुलन बनाकर चलना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की करेंसी में एक नोट ऐसा भी है जिस पर आरबीआई गवर्नर की सिग्नेचर नहीं होता है और ना ही उसमें लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? चौंक गए ना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1 रुपये की नोट की जिस पर आरबीआई की जगह लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस नोट को छपने की अधिकार आरबीआई को नहीं भारत सरकार के पास होती है। इस नोट पर फाइनेंस मिनिस्टर की सिग्नेचर होती है। और एक फैक्ट जो आपको नहीं पता होगा वो ये है कि 1 रुपये की नोट अकेला ऐसा कागज का नोट है जिसको लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट समझा जाता है, क्योंकि इसे 1 रुपये की सिक्का ही माना जाता है।
यही कारण है कि इस नोट पर प्रॉमिस नहीं किया जाता। पहले हमने गोल्ड की बात की थी कि नोट छापने के लिए गोल्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जारी किए गए डेटा के मुताबिक गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत दुनिया के सभी देशों के लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। भारत के पास 612.6 टन गोल्ड है, यानी 6,12,000 किलो गोल्ड। आरबीआई ने 2019 में 52.3 टन सोना खरीदा था, जिसके बाद आरबीआई गोल्ड रिजर्व के मामले में 11वें से 10वें नंबर पर पहुंचा है। लेटेस्ट डेटा की बात करें तो आरबीआई के पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज का 6.1% गोल्ड होल्डिंग में है। आरबीआई इस गोल्ड को भारत में नहीं, विदेशों में भी सुरक्षित रखता है। भारत में नागपुर का ब्रांच खजाने की काम करते हैं, क्योंकि आरबीआई का ज़्यादातर खजाना इसी ब्रांच में रखा गया है। और अगर विदेश की बात किया जाए तो आरबीआई के कुछ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी रखा गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसे दुनिया भर की सभी रिजर्व बैंक सोना खरीदते हैं। इस आईएमएफ की कुछ सोना भारतीय रिजर्व बैंक में भी सुरक्षित रखा गया है। तो अब तक हमने बात की कि कैसे आरबीआई रुपए की वैल्यू को क्रिएट करने के लिए उतना ही नोट छापता है जितना कि उसके पास एसेट है। लेकिन रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई को रुपए की वैल्यू मेंटेन भी करना होता है। उसके लिए सबसे बड़ी बाधक होती है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक बड़ी भूमिका निभाती है। अब आरबीआई ये सब करता कैसे है, इसके लिए महंगाई को कारण समझना होगा। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के नियम लागू होता है। आप सब जानते हैं कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ महंगी मिलेगी। लेकिन जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम, तो उस चीज़ की मार्केट में वैल्यू कम ही होगी। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। आरबीआई इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी का भी सहारा लेते हैं। सीधा सा फंड है, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा हो तो लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ जाएगा, जिससे होगा क्या, 2 रुपए के चीज़ लोग 4 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मार्केट में पैसों की इनफ्लो कम कर दी जाए तो लोगों की परचेसिंग पावर भी कम हो जाती है, जिससे लोग कम खरीदते हैं और चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे महंगाई खुद का खुद नियंत्रण में आ जाती है। इसके लिए आरबीआई रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर को बढ़ा देते हैं, जिससे मार्केट में कैश इनफ्लो और बैंक लोन को रेगुलेट किया जाता है। चलिए इसको और आसानी से समझते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक आगे जो लोन देगा उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, यानी लोगों को हाई इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। वही अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ जाएगा तो बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना होगा, यानी बैंकों के पास कैश की कमी हो जाएगी, जिसके चलते बैंक आगे भी पैसा कम ही देगा, जिसका असर होगा मार्केट में पैसों की इनफ्लो कम हो जाएगा। यानी लोगों के पास पैसा कम होगा तो उनकी परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगी, जिससे महंगाई खुद का खुद कम हो जाएगी। इसमें भी आरबीआई को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। डिमांड कहीं इतने भी कम ना हो जाए कि इकोनॉमी डाउन हो जाए और महंगाई कहीं इतने भी ना बढ़ जाए कि आम आदमी का जीना मुहाल हो जाए। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। इन सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करते हुए आरबीआई पैसा कहाँ से कमाते हैं, जो आगे सरकार को डिविडेंड की तौर पर दिया जाता है। आरबीआई की कमाई की कई साधन है। इनमें से एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप ये सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है। असल में आरबीआई बैंक से बॉन्ड खरीदते हैं और इसके एवज में आरबीआई उन्हें कुछ पैसा देते हैं, जिससे इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है और इन बॉन्ड से आरबीआई इंटरेस्ट भी कमाते हैं। इन बॉन्ड्स के वैल्यू बढ़ने पर आरबीआई को प्रॉफिट भी होता है। इसके अलावा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करता है, यानी आरबीआई सस्ते में डॉलर खरीदते हैं और महंगे रेट पर बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। सिर्फ यही नहीं, आरबीआई बैंकों को भी पैसा उधार देते हैं, जिसके एवज में आरबीआई उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसे आसानी से समझते हैं तो आरबीआई बैंकों को भी बैंक है, यानी किसी भी बैंकों को पैसों की जरूरत हो तो आरबीआई से मांग लेते हैं और उस पैसे के बदले आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना है। इसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहा जाता है। तो ये है आरबीआई की इनकम की कुछ मुख्य सोर्स। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आरबीआई का काम पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। आरबीआई का काम है रुपए की वैल्यू को मेंटेन रखना और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को दुरुस्त रखने के लिए आरबीआई जो एक्शन लेता रहता है उसी दौरान प्रॉफिट बनते चला जाता है। इसी प्रॉफिट में से खर्चा निकालता है और कुछ पैसा रिजर्व में डाल देते हैं और बाकी बचे हुए पैसों को डिविडेंड के तौर पर भारत सरकार को दे दिया जाता है। असल में आरबीआई इन सभी कामों के जरिए एक ही चीज करने की कोशिश करता है और वो है लोगों में इकोनॉमी को लेकर विश्वास पैदा करना, लोगों को होप देना कि उनके आने वाले भविष्य सुनहरा होगा। और इस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए एक ही संस्था तत्परता से काम कर रही है,
और उस संस्था का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें प्रसन्न रिसर्च और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।